नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के अध्याय 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये अध्याय 2 का पार्ट 8 है। इससे पहले वाला हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। इस अध्याय का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम प्रश्न और ये जो अध्याय है वो 5 नंबर का है। एग्जाम में इससे 5 नंबर के सवाल आएंगे। और अगर आप इन सब की PDF पाना चाहते हो नोट्स के रूप में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नाम वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चोल प्रशासन। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। चोल प्रशासन की जानकारी अभिलेखों, तत्कालिक साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के विवरण आदि से मिलती हैं, जिसकी विशिष्ट राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विशेषता थी। इसमें केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ ग्रामीण व स्थानीय स्वायत्तता का भी अद्भुत संतुलन था। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। चोल प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक व वंशानुगत था। राजा प्रशासन का प्रधान था व उसकी सहायता हेतु अनेक अधिकारी गण थे। राजा के निजी सहायकों को उद्यम कुटुंब कहा जाता था। उच्च स्तरीय अधिकारी पेरुंदमम व निम्न स्तरीय अधिकारी को सिरुतरम कहलाते थे। ओले नायकम प्रधान सचिव होता था। अब सैन्य संगठन। चोल नरेशों ने साम्राज्य की सुरक्षा एवं विजयों की दृष्टि से विशाल सेना का गठन किया, जिसके पदाधिकारी अश्वारोही, गजारोही 3 अंग थे। पदाधिकारी यानी चलने वाले सैनिक, अश्वारोही यानी घोड़े वाले सैनिक और गजारोही यानी हाथी पर सवार सैनिक 3 अंग थे। चोलों की स्थायी सेना में पैदल, गजारोही, अश्वारोही आदि सैनिक शामिल होते थे। कुंजीर, मल्लर, गजारोही दल को कुदिरे चेगर व अश्वारोही दल को बिल्लीगढ़, धनुर्धारी दल को सेगुंदर भाला से प्रहार करने वाले में निपुण सैनिकों को एवं वेलेकोर राजा के अति विश्वसनीय अंगरक्षक को कहते थे। सेना गुल्मों व छावनियों यानी कि कड़गम में रहती थी। आगे है चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक तथा सेनाध्यक्ष को महादंडनायक कहा जाता था। इनके अतिरिक्त चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। चोल शासक अपने जहाज़ों को व्यापारिक एवं सैनिक दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त करते थे। चोल नरेश राज प्रथम ने नौसेना द्वारा उत्तरी श्रीलंका, मालदीव एवं लक्षद्वीप को विजित कर साम्राज्य विस्तार किया। राजेंद्र प्रथम की नौसेना ने अपनी विजय वैजयंती, गांगेय क्षेत्र, सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी के पार, जावा, सुमात्रा एवं मलय प्रायद्वीप पर फहरा दी। इस समय बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई। महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टम मुख्य चोल बंदरगाह थे। ठीक है, अब आगे है न्याय व्यवस्था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। चोल अभिलेखों में राजा के धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के स्थान के रूप में उल्लेख है, जहाँ पर राजा धर्मासन भट्ट जो स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्रह्मांड विद्वान होता था की सहायता से न्याय करता था। न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का गठन किया गया एवं ग्राम न्यायालय एवं जातीय पंचायत का विधान था। छोटे विवादों पर स्थानीय निगम निर्णय करते थे। चोलों की दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड एवं सामाजिक अपमान के दंड का विधान था। प्राय आर्थिक दंड कासु सोने का सिक्का के रूप में देना पड़ता था और दूसरा था सामाजिक दंड। अब प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। इनके प्रशासन को मंडल मोडाली कहते थे।
मंडल मुडाली सामान्यतः राज परिवार के सदस्य होते थे जिन्हें राजा नियुक्त करता था। प्रांतों के अपने अधिकारी, सेना एवं न्यायालय होते थे। प्रांतों का विभाजन क्रमशः वलनाडु यानी कोट्टम, नाडु, जिला, कुर्रम, ग्राम समूह एवं ग्रामों में होता था। अब है चोल कला। चोल कला में पौराणिक शैव एवं वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ। नैनार यानी शिव को मानने वाले व आलवार यानी विष्णु को मानने वाले ने अपने प्रवचनों तथा अजनों से दक्षिण को आप्लावित किया। चोल स्वयंसेव धर्मानुयायी थे, तथापि वे धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने शैव मंदिरों के निर्माण के साथ साथ वैष्णव मंदिरों का निर्माण तथा जैन बुद्ध विहारों को अनुदान दिया। मंदिरों ने सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये देखिए, ये गंगकोट चोलपुरम का मंदिर है और यह बृहदीश्वर मंदिर तंजौर का है। ठीक। अब है चोल साहित्य। चोल शासक शिक्षा व साहित्य के संरक्षण थे। मंदिर तथा ग्राम महासभाएं शिक्षा के केंद्र थे। तमिल एवं संस्कृत भाषा का प्रचलन था। तमिल को राजश्री प्राप्त था, यानी कि राज्य के कार्य तमिल भाषा में होते थे। आगे है कंबन नैरामावतार नामक ग्रंथ की रचना की। कंबन कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। इसके काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यह याद रखना कि कंबल के काल को, जो साहित्य रचना की, उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, किसका? तमिल साहित्य का। जैन गोंददार ने कलितुंग पर्णी नामक ग्रंथ की रचना की। जैन गोंददार चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। ये थोड़े नाम अजीब से हैं। आगे है सकलीलार का पर्याय पुराणम तथा पुलगरदो। ये क्या है? 1 मिनट। हाँ, ये है पुलगेंदी कानल बेम्ब महत्वपूर्ण रचना है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में प्रिय पूर्णम या शेखर की तिरुटोंड पूर्णम। आगे है नदी कारेतुविलाई यादल पूर्णम। अमुदनार का रामानुज, नुरंगदादी, तिरुकदेवर का शिव को सिंध मणि आदि धार्मिक ग्रंथ तथा बुद्ध मित्र का विरासोलियम पबंदी का नगौर आदि व्याकरण ग्रंथ प्रमुख हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। आगे मिलते हैं नए वीडियो में।